दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 पर चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के क्या प्रावधान थे, क्या क्या इसमें लागू हुए, क्यों लाए, हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत 20 अगस्त 1917 को हुई कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा करी कि उसका जो उद्देश्य है भारत में कर्मिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1918 में राज्य सचिव, यानी कि राज्य सचिव कौन, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, क्योंकि इस अधिनियम का मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड भी नाम है, तो मॉन्टेग्यू कौन थे, राज्य सचिव थे। कौन थे ये, राज्य सचिव थे। और वायसराय कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये चेम्सफोर्ड जो थे वो क्या थे, वायसराय थे। संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या मोटफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अधिनियम में ने केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधार की शुरुआत की। अब इस अधिनियम की क्या विशेषता रही, उन विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं। पहली विशेषता रही कि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को और अधिक शक्तिशाली और जवाबदेही बनाया गया। नेक्स्ट है, ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, या जैसे थे केंद्रीय स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे, यानी कि प्रांतों से संबंधित थे और केंद्रीय स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिकों और आपराधिक कानून, संचार सेवाएं आदि। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस अधिनियम के गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारिणी प्राधिकारी बनाया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्यों को शामिल करना था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था। वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधानमंडल अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन राज्य परिषद यानी अपर हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट शामिल थी। नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार था। लेकिन अभी भी बजट में 75% के हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर उस तक कोई नियंत्रण नहीं था। इसमें निम्न सदन की संरचना भी की गई। निम्न सदन में कितने सदस्य रखे गए, 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे, और इनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष का था। 41 मनोनीत थे, 26 आधिकारिक और 15 गैर सरकारी सदस्य के रूप में। 104 निर्वाचित हुए, जिसमें 52 जनरल के द्वारा, 30 मुसलमान, 20 सिख और 20 जो थे 2 सिख और 20 विशेष का अलग से थे, 30 मुस्लिम थे। उच्च सदन की संरचना हुई। उच्च सदन में 60 सदस्य थे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन के केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था। 26 जो थे मनोनीत थे, 34 निर्वाचित थे, जिसमें 20 जनरल द्वारा, 10 मुस्लिम द्वारा, 3 यूरोपीय और 1 सिख सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया था इसमें। नेक्स्ट है, वायसराय की शक्तियाँ। भाई वायसराय जो था उसकी क्या क्या शक्ति रही हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं कि भाई जो वायसराय बना था उसे क्या क्या हासिल था, किन किन चीज़ों पर वो जो अपनी पावर दिखा सकता है। तो वायसराय को विधायकों से संबोधित करने का अधिकार था। एक तो था विधायिका को संबोधित, विधायिका को भी संबोधित का मतलब था उसमें बुलाता था, उसको विधायिका को बुला सकता था। उसमें कोई भी काम करना होता था, बताना होता था ये काम करना है आपको, ये तो उसे एक तरह से संबोधित करने का होता है, उसको करने का अधिकार था। उसे बैठकों को आहूत करने,
स्थगित करने, विधानमंडल को निरस्त या खंडित करने का भी अधिकार प्राप्त था। विधायिका का जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था, जिसे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा भी सकता था। जब उसे जरूरत पड़ी भाई विधायिका का जो कार्यकाल थोड़ा समय के लिए बढ़ाना है, कुछ काम करने रह गए हैं, तो उस हिसाब से वो बढ़ा सकता था। अब है केंद्रीय विधानमंडल की शक्ति। जो केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया था उसकी क्या क्या शक्तियाँ थी, उन पर चर्चा करते हैं। पहली शक्ति थी केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। दूसरा है इसका पॉइंट, केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारियों और आम लोगों हेतु कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, चाहे वे भारत हो या नहीं हो, सभी के लिए था। विधायिका पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। नेक्स्ट पॉइंट था, विधायिका पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। किसी विधेयक को पेश करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। कोई भी विधेयक अगर बनाना है, उसको पास कराना है, तो उससे पहले क्या करना था, गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक थी। जैसे मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों में सशस्त्र बलों के साथ संबंध में के मामले, इन ऐसे जो विधेयक थे, जब इनको पास करना होता था तो पास करने के बाद में गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त होनी आवश्यक थी, तभी ये विधेयक को पास किया जा सकता था या पेश किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट सकती थी। नेक्स्ट है द्वैध शासन की, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की भी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या क्या है, पहला है कि इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि 2 व्यक्तियों पार्टियों का शासन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्राप्त किए गए थे। गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था। जो गवर्नर था वो प्रांत का क्या था, कार्यकारी प्रमुख था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विषयों का विभाजन कैसे कैसे हुआ। विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित सूची में शामिल विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया गया जाना था। इसमें कानून की व्यवस्था थी, वित्त की व्यवस्था थी, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों को प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचन सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि विषय शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। नेक्स्ट है, भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित विषयों के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है, विधानमंडल में सुधार की, उन्होंने क्या क्या सुधार किया, क्या क्या जरूरत थी। प्रांतीय विधान परिषदों का और अधिक विस्तार किया गया तथा 70% सदस्यों का चुनाव किया गया जाना था। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाताओं की व्यवस्था को और मजबूत किया गया। नेक्स्ट है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, विधान परिषद बजट को अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है, विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता थी, यानी कि विधायकों को जो अब बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई कि भी अब बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नर की शक्ति, जो गवर्नर बनाए गए थे उनकी क्या क्या शक्ति रही, तो गवर्नर जिन्हें वह आवश्यक समझे मंत्रियों को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता है, यानी कि हटा सकता है उनके पद से। साथ ही अपने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना, तो साथ ही उनके वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना। जो उन्हें वित्त संबंधी कोई कार्य किए हैं तो उस पर भी अपना नियंत्रण, किसका, गवर्नर का नियंत्रण रखा गया उस पर। विधान परिषदें कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, लेकिन उसके लिए गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी, यानी कि विधान परिषद कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती, जब कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको शुरू कर सकती, लेकिन उसके लिए क्या थी, गवर्नर की सहमति। गवर्नर के पास जाकर उसे पूछना पड़ता था या लेटर के माध्यम से पूछना पड़ता था, उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर वो अनुमति दे देता तो कानून की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। गवर्नर को विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार था
तथा यह अध्यादेश जारी कर सकता था। वीटो आपने पढ़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट में 3-4 तरह की वीटो होती है, वो वीटो है। अगर हम उसमें सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाएंगे उसमें चर्चा करेंगे वीटो पर। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम का क्या महत्व रहा इसका, कि भाई ये अधिनियम जो बनाया हमने इसने 1919 का, तो उसमें इसका क्या महत्व था। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए। जो उनके कर्तव्य थे भारतीयों के, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, उसके प्रति जागरूक हो गए। दूसरा था, इसमें भारतीयों में राष्ट्रवाद की जागृति की भावना पैदा हुई और वे स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जिससे लोगों में मतदान के महत्व के प्रति समझ बढ़ी कि उन्हें जो है मतदान, जो चुनाव की प्रक्रिया कैसे होनी है और चुनाव को क्या महत्व है, चुनाव क्यों जरूरी है ना, और चुनाव करके क्या कर सकते हैं, किस सरकार को भी चुन सकते हैं, इस तरह की जो है उनमें समझ बढ़ गई थी। इस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की। इस अधिनियम ने लोगों को स्वशासन करने का अधिकार प्रदान किया, जिससे सरकार पर प्रशासनिक दबाव बहुत कम हो गया। नेक्स्ट है, इसने भारतीय को प्रांतीय प्रशासन में जिम्मेदारी को निर्वहन करने हेतु तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इस अधिनियम के क्या परिणाम निकले। एक तो सार्वजनिक प्रक्रिया हुई। कांग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सदस्य की बैठक की और सुधारों को निराशाजनक व असंतोषजनक घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रभावी स्वशासन की मांग की। तो नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मोटफोर्ड यानी कि मार्टिन चेम्सफोर्ड मोटफोर्ड सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूमरहित सूबा कहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि किसने एक धूमरहित सूबा मार्टिन चेम्सफोर्ड को अधिनियम को या भारत शासन अधिनियम 1919 को एक धूमरहित सूबा कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा जो उसके सुधार थे मोंटफोर्ड सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक या एक धूमरहित सूबा कहा गया था। एनी बेसेंट ने सुधारों को इंग्लैंड के प्रस्ताव के अयोग्य और भारत को स्वीकार करने के लिए अयोग्य पाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। संघर्ष शक्ति हेतु संघर्ष क्या है? अधिनियम ने भारतीयों और अंग्रेजों दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए जो वर्ष 1922 से 1927 तक जारी रहे। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में, 1923 में, तथा उसने चुनाव में मद्रास को छोड़कर पर्याप्त संख्या में सीटें जीती, जबकि पार्टी मुंबई और मध्य प्रांतों में मंत्रियों के वेतन के साथ अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को अवरुद्ध करने में सफल रही। इस प्रकार दोनों प्रांतों के गवर्नर को द्वैध शासन को समाप्त करने हेतु मजबूर होना पड़ा और स्थानांतरित विषयों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इसी के साथ हमारा ये भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, ये समाप्त होता है। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।